हेलो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे चलते हैं। अभी तक हमने वेरी क्विक रिकैप करते हैं कितनी प्रॉपर्टी कर ली। प्रॉपर्टी 1 वी हैव डन कि a से लेके b तक f(x) dx विल बी b से लेके a तक f(x) dx, बस एक माइनस आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी 2 था फिर हमारा a से लेके b तक f(x) dx बराबर a से लेके b तक ft dt, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी 3 आ जाएगा a से लेके b तक f(x) dx बराबर a से लेके c तक f(x) dx प्लस c से लेके b तक f(x) dx। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी 4, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 वॉज, जैसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a से लेके b तक f(x) dx विल बी a से लेके b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 a से लेके प्रॉपर्टी 5 इसके 3 पार्ट थे। 0 से लेके 2a तक f(x) dx बराबर 0 से लेके a तक f(x) प्लस f ऑफ 2a माइनस x टाइम्स dx, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड। और फिर इसके दो स्पेशल केस थे कि ये या तो ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) dx हो जाएगा अगर f ऑफ 2a माइनस x f(x) के बराबर है, और आइदर इट विल बी 0 इफ़ f ऑफ 2a माइनस x माइनस f(x) के बराबर हो जाए। यहाँ तक ठीक है। फिर प्रॉपर्टी 6 माइनस a टू a f(x) dx विल बी ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये भी इसी की तरह 3 पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट तो हो गया 0 से लेके a तक f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड, चाहे फंक्शन इवन हो, ऑड हो या कुछ भी ना हो, ये तो हमेशा ही वैलिड है। एंड दिस इज़ इक्वल्स टू या तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a तक f(x) dx, अगर ये f ऑफ माइनस एक्स f(x) से हो जाए तो ये f(x) f(x) 2f(x) हो जाएगा अगर फंक्शन इवन है तो। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी 0 इफ़ फंक्शन ऑड है तो। ठीक है, इफ़ फंक्शन इज ऑड। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज़ अब तक हमने पढ़ लिया है, तो अब इसी में आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी 7, इफ़ f(x) इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल T then with period capital T then property 7.1 x से लेके x प्लस कैपिटल T तक f(x) dx, या चलो इसको a लिख देते हैं। वैसे तो ये x और ये x अलग अलग है, क्योंकि यहाँ dx होने से ये क्या है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है और ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो चलो हम a लिख लेते हैं। a से लेके a प्लस t तक f(x) dx विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ a, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ a। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका इंटीग्रल सेम आएगा। देखो, एक तो इसको हम इंट्यूटिवली प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे मान लिया अगर f(x), अच्छा इस पे आने से पहले इंडिपेंडेंट ऑफ a का मतलब क्या है कि a से लेके a प्लस टी तक f(x) dx। अच्छा, फंक्शन का पीरियड कितना रखा है, t, मतलब एक कैपिटल T जो लेंथ है वो एक साइकिल है, तो
तो अगर हम a से लेके a प्लस टी तक जाएं तो ये पूरा एक साइकिल का लेंथ आ गया। तो इसने क्या बोला कि एक साइकिल के लेंथ में जो अलजेब्रिक एरिया है वो फिक्स्ड रहेगा, बस वो साइकिल तुम कहीं से भी चालू करो, कहीं से भी चालू करो। मतलब a का वैल्यू 1 लिया तो 1 से लेके 1 प्लस टी तक, a का वैल्यू हाफ लिया तो हाफ से लेके हाफ प्लस टी तक। अगर उसकी लेंथ 1 साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, इट विल रिमेन द सेम। जी ठीक है, इंटीग्रेशन सेम रहेगा। तो a से लेके a प्लस टी तक एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, अगर मैंने a की वैल्यू 0 रख दिया तो 0 से लेके t तक एफ एक्स डी एक्स ये रहेगा। जी ठीक है, a से इंडिपेंडेंट तो ये कुछ भी रखो। मान लिया a का वैल्यू मैंने t रख दिया तो t से लेके 2t तक एफ एक्स डी एक्स, तब भी ये ठीक है। अगर a का वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, 0 प्लस टी कैपिटल T हो गया। a का वैल्यू मैंने कैपिटल T रख दिया तो ये t हो गया, t प्लस टी 2t हो गया, तो ये आ गया। a का वैल्यू मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि माइनस टी रख दें तो फिर ये 0 हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ए का वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस टी बाई 2 रख दें तो ये ऊपर टी बाई 2 हो जाएगा। अगर ये माइनस टी बाई 2 है तो माइनस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 हो जाएगा इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 7.1। ये माइनस टी बाई 2 इसलिए रखा है कि मान लिया क्वेश्चन में कुछ इवन ऑड से लेना देना है, तो अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल लिख लिया हमने और अगर फंक्शन इवन है तब तो ये ट्वाइस ऑफ 0 से t बाई 2 हो जाएगा, ऑड है तो ये 0 हो जाएगा, तो मैनिपुलेशन में काम आएगा। अच्छा, एक तो इसका जिसे बोलते हैं ना इंट्यूटिव प्रूफ क्या है, वो तो बहुत आसान है कि मान लिया एक फंक्शन ऐसे है, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से मान लिया और ऐसे करके जा रहा है, इधर भी ऐसे जा रहा है। मान लिया 0 है, ये मान लिया 3 है, ये 6 है, ये 9 12, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस वाले केस में फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैपिटल टी है वो 3 के बराबर हो गया। ये मतलब ये एक क्या बोलते हैं, एक साइकिल की जो लेंथ है वो 3 हो गई, या पीरियड जो है, जो फंडामेंटल पीरियड है वो 3 हो गया। अब मान लिया अगर मैं 0 से 3 तक इंटीग्रेट करूं तो ये एरिया आएगा, ठीक है, ये साइकिल 0 से 3। अब इसको अगर मैंने आधा आगे बढ़ा दिया, मान लिया यहाँ से हाफ से लेके यहाँ तक गए 3 प्लस हाफ तक, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक पीरियड आगे जाएं, एक जो फंडामेंटल पीरियड का लेंथ है उतना लेंथ आगे जाएं तो हमें ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई देगा। तो अगर हम हाफ डिस्टेंस आगे गए यहाँ पे तो ये वाला जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली उतना ही एरिया होगा जितना यहाँ पे है। तो 0 से 3 में अगर हमने इंटीग्रेट किया इतना एरिया आ गया। इसको अगर मैंने हाफ से, मतलब a की वैल्यू अगर मैंने हाफ ले ली तो ये हाफ से हाफ प्लस t हो गया। t का वैल्यू अगर 3 है तो हाफ से हाफ प्लस 3 हो गया। इसको मैंने अगर हाफ यूनिट ऐसे आगे बढ़ाया तो जितना एरिया इधर कम हुआ उतना ही एरिया इधर बढ़ गया, ठीक है, जितना एरिया इधर कम हुआ उतना ही एरिया इधर बढ़ गया। तो नेट एरिया सेम ही रहा, ठीक है। तो इसलिए इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहीं पे भी ले जाओ। मान लिया मैं बोलूँ यहाँ से चालू किया तो ठीक है यहाँ तक आएगा, इसमें जो एरिया कम हुआ ये, ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें इस पूरी साइकिल में ये वाला एरिया कम है, वो एरिया यहाँ से भरपाई हो जाएगी तो पूरा एरिया सेम ही आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इंट्यूटिव प्रूफ कि मेरे को सोचने के लिए रट्टा ना मारना पड़े कि चल क्या रहा है। आई कैन थिंक कि एक पीरियड लेंथ में जो साइकिल का एरिया आएगा वो फिक्स्ड आएगा, आप साइकिल को उठा के कहीं पे भी रख लो एरिया उतना ही रहेगा। अब अगर हम बोलेंगे प्रॉपर प्रूफ चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए कि ऐसे नहीं चाहिए हवाई प्रूफ, तो a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स, इसको हमने क्या किया, मेरे को ये प्रूव करना है कि ये a से इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसको किसी भी ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दूं जिसमें a ना आए तो वी आर डन। तो हमने क्या किया, मान लिया मेरे को 0 से t वाले ये वाला चीज़ प्रूव करते तो हो गया प्रूव, क्योंकि फिर a का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो दैट मीन्स अगर ये दोनों बराबर हैं तो a का वैल्यू कुछ भी रखो अगर a का रोल नहीं है तो 0 से t तक लाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक किया, 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेके कैपिटल T तक एफ एक्स डी एक्स प्लस कैपिटल T से लेके a प्लस कैपिटल T तक
एफ एक्स डी एक्स, ये चीज ठीक है। सॉरी गड़बड़ कर दिया, जीरो से लेके ए तक नहीं, ए से तो चालू किया था, ए से लेके जीरो तक, और ये भी जीरो से लेके, जीरो से ए, सॉरी ए से जीरो, जीरो से टी, तो ये मिलके ए से टी हो गया और टी से ए प्लस टी। सही है, अब सही है। तो मेरे को अगर ये प्रूव करना है कि जीरो से लेके टी तक मतलब ये वाला इंटीग्रल चाहिए, तो ये दोनों इंटीग्रल ख़त्म हो जाने चाहिए। उसका मतलब क्या है कि इस इंटीग्रल से ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाना चाहिए। अब देखो ये भी बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही मान सकते हैं हम, प्रूफ छोड़ो, तुम तो उसको एक क्वेश्चन मान लिया। मेरे को इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लाना है, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, इस वाले इंटीग्रल में हम ये देख रहे हैं कि लिमिट ए से जीरो है, फंक्शन तो सेम ही है दोनों जगह, ठीक है, लिमिट ए से जीरो है और यहाँ ए प्लस टी से जीरो प्लस टी है। तो उसका मतलब क्या है कि इसके आर्ग्यूमेंट में, सॉरी इसकी लिमिट्स में कैपिटल टी ज़्यादा है, इसकी लिमिट्स में कैपिटल टी ज़्यादा है। तो अगर मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से मेरे को कैपिटल टी हटाना पड़ेगा लिमिट में से, ठीक है। तो हमने ऐसे किया, x बराबर वाई प्लस कैपिटल टी, ये सब्स्टिट्यूशन किया। उससे क्या होगा, जब x की जगह हम कैपिटल टी रखेंगे तो जो नया वेरिएबल y आएगा वो टी कैंसिल हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। जब a प्लस टी रखेंगे तो टी कैंसिल होकर y बराबर a आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसको भले ही ऐसे बोल दो, भले ही ऐसे बोल दो कि अब ये x की वैल्यू है, t एंड a प्लस टी x की वैल्यू है। अगर मेरे को इसमें से कैपिटल T कम करना है तो आई कैन टेक ऐसे करके, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि x में से हम कैपिटल T घटा दें तो लिमिट में से भी कैपिटल T कम हो जाएगा। अब ये देखो लाइन ऑफ थिंकिंग है विच कुड बी वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग इंटीग्रल्स। आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये प्रूफ ऐसा नहीं है कोई बच्चा ये सोच रहा होगा यार प्रूफ की क्या ज़रूरत है, प्रूफ की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ नथिंग बट एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की फॉर्म में दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई कितना आ जाएगा, डी एक्स, इसमें लोअर लिमिट y बराबर x की जगह कैपिटल T माइनस टी रखा तो जीरो आ गया, अपर लिमिट y बराबर x की जगह a प्लस कैपिटल T रखा तो a आ गया। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू a से लेके जीरो तक एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेके t तक एफ एक्स डी एक्स प्लस ये नई लिमिट्स क्या आ गई, जीरो से लेके a तक एंड एफ वाई डी वाई, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने एक बार एफ वाई डी वाई लिख लिया तो इससे हमारा कनेक्शन कट, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब ये हमें इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है। तो अगर मैं केवल इस इंटीग्रल को देखूं, बाकी सब भूल जाओ, x क्या है y क्या है वो सब भूल जाओ, जीरो से लेके a तक एफ वाई डी वाई, तो प्रॉपर्टी 2 लगा के, ठीक है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना कि एफ एक्स डी एक्स को मैं एफ टी डी टी लिख सकता हूँ, मतलब इस वेरिएबल की जगह एक्स एक्स की जगह कोई भी नया वेरिएबल लिख सकते हैं टी टी। तो उस हिसाब से ये जो वेरिएबल वाई वाई आया है इसकी जगह मैं कोई भी नया वेरिएबल लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, ठीक है, या एक्स भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ये इंटीग्रल प्लस ये इंटीग्रल माइनस, एक तो इसको पलट दिया, ए से लेके जीरो तक लिख दिया और एफ वाई डी वाई की जगह एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। अब ये ना बहुत सारे बच्चों को हजम ही नहीं होगा, वो बोलेंगे पहले कि y तो x माइनस टी है, फिर ये y बराबर x कैसे रख दिया। तो हम ये बोलेंगे कि इसीलिए हमने बोला ये भूल जाओ, अब ये एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है जिसको हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब उसको y बोल के इंटीग्रेट करो, z बोल के इंटीग्रेट करो, t बोल के इंटीग्रेट करो या x बोल के इंटीग्रेट करो, सब कुछ सेम ही आएगा, एज लॉन्ग एज यू आर चेंजिंग दिस डिफरेंशियल एलिमेंट एज वेल, ठीक है। तो एफ टी डी टी बोलें, एफ जेड डी जेड बोलें, एफ एक्स डी एक्स बोलें, सब एक ही बात है। अब ये इंटीग्रल एंड ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो से लेके कैपिटल टी तक एफ एक्स डी एक्स, ये ठीक है, जीरो से लेके कैपिटल टी तक एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा।
तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया और इसी के बेसिस पे अब आगे वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो प्रॉपर्टी 7.2 मतलब ये उसी के अंदर है कि f(x) एक फंक्शन है जो पीरियोडिक है जिसका पीरियड कितना है कैपिटल T। तो 0 से लेके n टाइम्स t तक f(x) dx बराबर, ये ठीक है, n एक इंटीजर है। अब तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, n का वैल्यू मान लिया 5 हुआ तो ये 0 से लेके 5t तक लिखा है। तो 0 से लेके 5t तक का मतलब क्या है, 5 साइकिल आ गई। और जैसा अभी हमने बोला कि एक साइकिल में एरिया फिक्स्ड रहेगा, तो 5 साइकिल में जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, एक साइकिल का एरिया इंटू 5 सिंपली। तो ये 0 से लेके n टाइम्स t तक जाने का मतलब क्या है, n साइकिल्स में एरिया आ जाएगा। तो n टाइम्स एक साइकिल का एरिया 0 से लेके t तक f(x) dx, ये ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव है तो भी चलेगा, ठीक है। ये बोला n साइकिल का एरिया बराबर ये बोला एक साइकिल का एरिया इंटू n, एक ही बात है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 0 से लेके n टाइम्स t तक लिखा है तो हम ऐसे लिखें 0 से t प्लस t से 2t प्लस 2t से 3t, मतलब एक एक साइकिल में ब्रेक कर लें। अब सब साइकिल का एरिया बराबर ही आएगा। ये जो ये अभी हमने यूज़ किया इसको यूज़ करके 0 से t लिखो, t से 2t लिखो, 2t से 3t लिखो, सब बराबर आएगा, 0 से t के बराबर ही आएगा, तो इसलिए n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव, कुछ भी इसमें नया नहीं है। प्रॉपर्टी 7.3 इसी का एक वर्जन ये भी है कि n टाइम्स t से लेके n2 टाइम्स t तक f(x) dx इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, 0 से लेके t तक f(x) dx। ठीक है, तो n1 टाइम्स टी से लेके n2 टाइम्स टी तक का मतलब क्या, तुम इसको ऐसे मान लो कि n1 का वैल्यू मान लिया 4 है और n2 का वैल्यू मान लिया 10 है, तो 4t से लेके 10t तक लिखा है। 4t से लेके अगर हम 10t तक जाएंगे तो टोटल कितना आएगा, 6 साइकिल्स आएगा, 6 साइकिल्स आएगा। तो वो आंसर कितना होगा, 6 इंटू एक साइकिल का एरिया, तो ये हो गया 6 इंटू एक साइकिल का एरिया। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। इसको डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं कि हम इसको लिखें n1 टाइम्स t से 0 प्लस 0 से n2 टाइम्स t। अब 0 से जो n2 टाइम्स t है वो तो ये यूज़ होके n2 टाइम्स 0 से t ft dt आ गया, और जो पहला इंटीग्रल आया n1 टाइम्स t से, मतलब इसका प्रूफ एक लाइन में आ जाएगा। इसको हम ऐसे ब्रेक कर दें, n1 टाइम्स t से 0 प्लस 0 से n2 टाइम्स t, तो वो आ जाएगा n1 टाइम्स t से, मतलब लिमिट पलट लिया तो -12 आ गया, 0 से लेके n1 टाइम्स t प्लस 0 से लेके n2 टाइम्स t, अंदर वही सब जगह लिखा हुआ है f(x) dx। तो दिस इज़ n1, ये नीचे उतर आएगा ये प्रॉपर्टी यूज़ करके, n1 टाइम्स 0 से लेके t प्लस इसमें भी n2 नीचे उतर आएगा, n2 टाइम्स 0 से लेके t। तो 0 से लेके t अगर कॉमन ले लें तो n2 माइनस n1 0 से लेके t f(x) dx, ठीक है। तो ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी लगाते समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब इसको हमने ऐसे बोला 0 से लेके n टाइम्स t तक लिखा है तो n हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब जो चीज़ हमने नीचे उतारी है वो इंटीजर ही होनी चाहिए, पहली बात, दैट शुड बी एन इंटीजर ओनली। और जो ऊपर रह गया वो फंडामेंटल पीरियड ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब फंडामेंटल पीरियड नहीं, पीरियड होगा तो भी चलेगा। तो n टाइम्स 0 से लेके n टाइम्स t तक लिखा है, n को हमने नीचे उतारा तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हम फ्रैक्शन उतार लें, 3/2 नीचे उतार लें, ऐसा नहीं होगा, इंटीजर ही होना चाहिए। और ऊपर जो है वो पीरियड बचना चाहिए। वो पीरियड फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है, उसका मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऊपर ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऊपर हम t/2 छोड़ दें या t/3 छोड़ दें, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया
7.3, प्रॉपर्टी 7.4, a प्लस एन टाइम्स टी से b प्लस एन टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स। इस वाली प्रॉपर्टी में a प्लस एन टाइम्स टी से b प्लस एन टाइम्स टी तक इज़ नथिंग बट a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी हुई 7.3 तक, उसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो, इसमें जो लेंथ ऑफ इंटरवल है जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमेशा पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे भी उन्होंने बोला कि अगर मान लिया ये 4 टाइम्स टी से लेकर 10 टाइम्स टी तक जाए तो जो जिस लेंथ में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो 6 टाइम्स टी है, मतलब 6 इंटू एक साइकिल का एरिया है। ये सीधा सीधा n साइकिल्स हो गया। और जो हमने सबसे पहला लिखा था जिसको यूज़ करके हम बाकी सब प्रूव कर सकते हैं, ये भी एक साइकिल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है? इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है वो a माइनस बी है, और a और b क्या है? a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं। उसका मतलब है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमने साइकिल की लेंथ को फिक्स रखा है। ठीक है, अब इसको भी हम सोचते हैं इंट्यूटिवली यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम वापस इसी को रिकॉल करो कि मान लिया हमारे पास ऐसे ग्राफ है जिसका पीरियड 3 के बराबर है। ये मान लिया 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें पीरियड का लेंथ कितना है? 3 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मान लिया a ये है और b ये है। ठीक है, अब देखो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। मान लिया इसका लेंथ जो है इसका लेंथ मान लिया 1 है, मान लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो एरिया आएगा वो टोटल एरिया का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि पीरियड अगर कैपिटल T जो है अगर वो 3 के बराबर है और मैंने एक लेंथ में इंटीग्रेट किया तो ऐसा नहीं कि एरिया 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि एक लेंथ कहाँ पे है। देखो, एक लेंथ अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एरिया कम आएगा, बिल्कुल यहाँ बीच में लें तो एरिया ज़्यादा आएगा। तो एक लेंथ इस इंटरवल में कहाँ लिया है उससे फ़र्क पड़ता है। तो मतलब हम ऐसा नहीं कि सीधा सीधा कर दें कि 1/3 ऑफ एक साइकिल का एरिया, 1/3 नहीं कर सकते। इसीलिए हमने बोला था कि ये वाली प्रॉपर्टी लिखते समय जो हमने n नीचे उतारा है वो इंटीजर ही होना चाहिए, 1/3 या हाफ ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें आंसर फिक्स्ड ही नहीं आएगा। अगर मैंने बोला कि हाफ साइकिल का एरिया, तो हाफ साइकिल मैंने यहाँ पे लिया इतना तो अलग एरिया आएगा, इतना लिया तो अलग एरिया आएगा। हाफ साइकिल में एरिया फिक्स ही नहीं आएगा, बट एक साइकिल में हमेशा फिक्स आएगा एरिया, वो चाहे कहीं पर। खैर, कमिंग बैक टू दिस, अगर मान लिया मैंने राइट हैंड साइड देखा a से b तक एफ एक्स डी एक्स, मान लिया वो ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें मैं पूरे इंटरवल में कैपिटल T ऐड कर दूं तो ये क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये a प्लस टी हो गया, t का मतलब यहाँ पे 3 है, और ये b प्लस टी हो गया। तो अगर इस पूरे इंटरवल को मैं t से आगे खिसका दूँ तो ये समझ में आता है कि इस इंटरवल को भी ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा जैसा इसको दिखाई दे रहा था। पीरियोडिक का तो मतलब यही है। तो ये जो एरिया आएगा एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना ये आएगा। फिर अगर मैं इसको 2t आगे कर दूं तो a प्लस 2t, b प्लस 2t, तो भी ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा, एरिया उतना ही आएगा। तो इसीलिए इसने बोला कि अगर हम n टाइम्स t आगे खिसका दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया उतना ही आएगा। तो 0 से मतलब a से b तक का जो एरिया आ रहा है वही a प्लस 4t एंड b प्लस 4t के बीच में एरिया आएगा। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों जगह सेम मल्टीपल जोड़ा है हमने, n टाइम्स t, n टाइम्स t। ये ऐसा नहीं कि n1t और n2t, मतलब ऐसा नहीं कर सकते a में तो हम t जोड़ दें और b में 2t जोड़ दें, फिर तो t से लेके 2t तक का यहाँ तक का इतना एरिया आ जाएगा, वो तो गड़बड़ हो गया, वो तो इसके बराबर नहीं। ये तो हो गया इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन जो मेरे को हेल्प करेगा प्रॉपर्टी याद करने में। अगर हम इसका फॉर्मल प्रूफ देना चाहें तो दैट कैन ऑल्सो बी गिवन ईजिली। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में अगेन व्हाट यू कैन सी, हम क्या देख सकते हैं? अच्छा, इस वाले चीज़ में हमने एक चीज़ क्या गड़बड़ कर दी। जैसे हमने यहाँ से लिखा ना एफ एक्स डी एक्स, तो हमने डी एक्स की जगह डी वाई लिख दिया, वेल एंड गुड, बट एफ एक्स की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था? एफ ऑफ वाई प्लस टी। ये ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था? एफ ऑफ वाई प्लस टी।
अब ये अलग बात है कि वो फंक्शन पीरियोडिक है पीरियड टी से, तो ये एफ ऑफ वाई प्लस टी दिस विल बिकम एफ ऑफ वाई। ठीक है, एफ ऑफ वाई प्लस टी कितना हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक है। तो ये मैंने उस टाइम पे बोला नहीं था, अब बोल दिया। तो ये सब कुछ सही है कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फिर हमने लिमिट्स को देखा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन टाइम्स टी ज़्यादा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एन टाइम्स टी ज़्यादा है। उसका मतलब क्या है कि मेरे को लिमिट में एन टाइम्स टी कम करना है। तो अगर लिमिट में एन टाइम्स टी कम करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नया वेरिएबल y रख लिया x माइनस एन टाइम्स टी, तो dx कितना हो जाएगा dy, या dy कितना हो जाएगा dx। तो लोअर लिमिट क्या होगा, x की जगह a टाइम ये रखोगे, b हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा y प्लस एन टाइम्स टी इंटू डी वाई। ठीक है, अब अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी वो भी एफ एक्स ही होगा। तो एफ ऑफ वाई प्लस एन टाइम्स टी वो एफ वाई ही होगा, पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए यूज़ करके डी वाई, एंड दैट इज़ नथिंग बट वो ये लिख सकते हैं, वाई वाई को हटा के नया वेरिएबल कुछ भी लिख दो, एक्स लिख दिया तो ये आ गया। सो दिस वॉज प्रॉपर्टी 7 विद 4 पार्ट्स। और ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड था, पीरियोडिक फंक्शन से। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, 0 से लेके 17 तक मॉड साइन एक्स डी एक्स। सोल्यूशन, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई, एज मॉड साइन एक्स हैज़ पीरियड इज इक्वल्स टू पाई। दिस इम्प्लाइज 0 से लेके 17 पाई तक साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स 0 से लेके पाई तक मॉड साइन एक्स डी एक्स। मतलब ये 0 से n टाइम्स टी तक हो गया। तो जो हमने नीचे n उतारा वो क्या हो गया, इंटीजर, और ऊपर जो बचा वो पीरियड बचा। अब देखो, अगर हमें 0 से पाई तक ही इंटीग्रेट करना है तो 0 से पाई तक तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो हमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं। तो केवल हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 17 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स 0 से लेके पाई। तो दिस इज 17 टाइम्स कॉस पाई माइनस 1 होता है प्लस 1 विच इज़ 34। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच से 0 से लेके मान लिया या चलो ऐसे लिख 27/7 और ई रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन। अब देखो, इसमें इंटीग्रेशन जो लिखा है वो लिखा है 0 से लेके 27/7 ई रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट डी एक्स। अब याद करो, हमने बोला था कि एफ ऑफ जी एक्स का वही पीरियड होगा जो जी एक्स का पीरियड होगा अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। तो यहाँ पे जो ई रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होगा, तो ई रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड भी 1 होगा, तो कैपिटल टी 1 हो गया। अब इसको देखो, इसको हम देखो 0 से लेके n टाइम्स टी तक डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि n किसको बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे 27/7 इंटू 1 लिखा है और 1 इसका पीरियड हो गया, तो 27/7 को n बोल दो तो गलत हो गया, क्योंकि 27/7 इज़ नॉट एन इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए। ऐसा बोलने पे दूसरा बच्चा क्या बोलेगा कि फिर तो इसको ऐसे लिख लो 27 इंटू 1/7। 27 को n की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको नीचे उतार सकते हैं,
तो हम बोलेंगे फिर गलत, क्योंकि फिर जो 1/7 है वो पीरियड नहीं है। n टाइम्स टी में n इंटीजर होना चाहिए एंड t पीरियड होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे 27/7 0 से लेके 1 तक e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो फिर ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज दिस इज़ नॉट एन इंटीजर। फिर बच्चा नंबर 2 अगर बोले कि 27 लिख लो, ऊपर 1/7 छोड़ दो, तो ये भी गलत। ये गलत क्यों है? बिकॉज दिस इज़ नॉट एन पीरियड, ये पीरियड नहीं है। सही है, ये पीरियड नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू, फिर हम कैसे लिखेंगे? एक तो देखो इंट्यूटिवली अगर तुम सोचोगे तो बहुत कैलकुलेशन सही हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल प्रॉपर्टी रट्टा मार के फिर लगाने की कोशिश करें तो तुम्हें डिफिकल्टी आएगी। तुम तो इसको ऐसे सोचो 27, मतलब मेरे को पता है कि जो अंदर फंक्शन है वो पीरियडिक है, उसका पीरियड 1 है। तो 27/7 का मतलब क्या है कि 21/7 तो 3 हो गया, 3 + 6/7, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 3 + 1/7। तो 0 से लेके हमें कहाँ तक जाना है? 3 + 1/7 तक जाना है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, अगर मैं 0 से लेके 3 तक जाऊँ उसमें तो 3 साइकिल पूरा आ जाएगा। तो उसको तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम 0 से लेके 1 तक। फिर 3 से लेके 3 + 1/7 तक जाए तो उसमें 1/7 साइकिल आई। बट ऑफ कोर्स 1/7 साइकिल को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/7 इंटू एक साइकिल का एरिया, ठीक है। बट वो जो 1/7 लेंथ की साइकिल है उसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। तो 0 से लेके 1/7 लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया बोलने का। मतलब हमने क्या बोला? हमने बोला 3 तो पूरा साइकिल आ जाएगा, e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और एक पार्शियल साइकिल आएगा, और वो भी कितने का? 0 से लेके मतलब 6/7 लेंथ का। तो उसको हमने 0 से लेके 6/7 e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx लिख दिया। अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि ये हमने कैसे लिखा है। बट अगर हम बिल्कुल ही जाना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज 3 + 6/7, फिर इसको लिखा 0 से लेके 3 तक e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 3 से लेके 3 + 6/7 तक। अब इसको 0 से लेके 3 का मतलब क्या है कि 0 से लेके 3 × 1, तो 3 हमने नीचे उतार लिया n, और 0 से लेके 1 इसको तो अलग कर दिया। ये वाला जो चीज़ है उसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 + 0 से लेके 3 + इतना। तो ये हमारे लिए a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, और ये n टाइम्स t का काम कर रहा है। तो इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a + n टाइम्स t से b + n टाइम्स t 0 से b। अब ये तो हो गया बिल्कुल बुकिश बात। अदरवाइज़ ये हमें डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। कि 0 से लेके 3 + 6/7 तक अगर हमें जाना है तो 0 से लेके 3 तक तो 3 साइकिल पूरा हो जाएगा, और उसके आगे 6/7 साइकिल बचेगी, उसको हमने ओरिजिन पे ट्रांसफ़र कर लिया, तो 0 से 6/7। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसको हम लिख सकते हैं x - इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच में या 0 से लेके 6/7 के बीच में x का अगर वैल्यू है तो इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड x बराबर ही होगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, जैसे 0.75, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी यही आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी इक्वल्स टू x। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 6/7। तो दिस इज इक्वल्स टू 3, 0 से लेके 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x लिख सकते हैं, प्लस 0 से लेके 6/7, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0 और 1 के बीच में। नाउ दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर x 0 से लेके 1 तक, प्लस e रेज़ टू पावर x 0 से लेके 6/7 तक, 3 टाइम्स e - 1 प्लस e रेज़ टू पावर 6/1। तो ये हो गया 3e प्लस e रेज़ टू पावर 6/7 - 4। ये आंसर हो गया।
ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जीरो से लेके 11π/3 तक मॉड cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सोल्यूशन। जो फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कितना है, मॉड cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है, पाई। साइन की कोई भी इवन पावर होगी साइन या कॉस की तो पीरियड पाई ही होगा। मॉड cos का पीरियड भी पाई, उसका मतलब क्या है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है एंड इसका पीरियड कितना है, पाई। 0 से 11/3 में 9/3 3 हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इसमें भी 3 साइकिल तो पूरा हो जाएगा। 0 से 3π प्लस 2π/3 ऐसे लिखा है। तो 0 से जो भी इंटीग्रल लिखा है 0 से लेके 11π/3 तक मॉड cos अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर dx। इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 0 से लेके पाई तक मॉड cos अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई से लेके 2π/3 तक, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 2π/3 तक मॉड cos अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर dx। ठीक है, जो भी 0 से 2π/3 तक बच गया, जो भी 2π/3 लेंथ का साइकिल बच गया या इंटरवल बच गया, उसको हमने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ है, अगर तुम्हें समझ में आए, 0 से लेके अगर पाई लिखा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। हमें तो कहीं से भी चालू करके 3 साइकिल लिखनी थी, तो हम -π/2 से π/2 भी लिख सकते थे। आई कुड हैव रिटन दिस एज -π/2 से π/2, क्योंकि वो भी एक साइकिल हो जाएगी, उसका भी लेंथ पाई हो जाएगा, उसका भी इंटीग्रल बराबर ही आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, अभी तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो अगर मैंने इसमें पाई माइनस एक्स रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट मॉड की वजह से वो चला जाएगा। तो π/2 लिख लिया और 2 नीचे उतार लिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी प्रॉपर्टी 5.2, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी है, ट्वाइस ऑफ दिस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, बिकॉज एफ एक्स के बराबर है इसलिए। ठीक है, और यहाँ आ गया मॉड cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर dx प्लस, अब देखो इसमें क्या है, इसमें 0 से 2π/3 तक है। इसमें भी अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो x की जगह अगर 2π/3 माइनस एक्स रखा तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि 5.2 और 5.3 तो लगेगा नहीं, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स और माइनस एफ एक्स इसके फॉर्म में आ ही नहीं रहा यहाँ पे। और 5.1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। .1 लगाने से क्या हो जाएगा कि कॉस के अंदर 2π/3 माइनस एक्स ऐसे करके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको 0 से π/2 में ब्रेक कर दिया, मॉड cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर dx, और π/2 से
2π/3 में ब्रेक कर दिया, मॉड कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर डी एक्स। क्यों ब्रेक कर दिया? देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि अंदर वाली चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो जो कॉस एक्स है वो 0 से π/2 तक पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हमने π/2 पे ब्रेक किया है ऐसे। तो π/2 से 2π/3 पे तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये ऐसे आएगा 32 नहीं, 3 × 2 है, दिस इज 3, तो ये पहले लिखा हुआ था, इंटू 2 और आ गया, तो ये हो गया 6 0 से लेके π/2 तक कॉस अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये भी 0 से π/2 तक है, तो ये भी कॉस अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर डी एक्स, ये π/2 से 2π/3 तक है। कॉस अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखो साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉस है, तो अगर एफ डैश ऊपर है तो ये जो साइन है ये एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। ये एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स। इंटीग्रेशन तो यही सब जगह एक्सप्रेशन लिखा है, तो तीनों जगह इंटीग्रेशन तो यही आएगा, बस लिमिट चेंज होता जाएगा 0 से π/2 तक प्लस tan इनवर्स साइन एक्स। अब देखो ये भी 0 से π/2 तक है, ये भी 0 से π/2 तक है, तो इन दोनों को मिला के एक साथ यहाँ पे 7 टाइम्स कर दें, ठीक है। ये दोनों मिलके इधर आ गया, माइनस tan इनवर्स साइन एक्स π/2 से लेके 2π/3 तक, यह आ गया। सो दैट इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स, अगर हम π/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, माइनस अगर हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0, माइनस 2π/3 रखेंगे तो माइनस tan इनवर्स साइन 2π/3 कितना होगा, √3/2, माइनस π/2 रखेंगे तो tan इनवर्स 1, ठीक है। तो बेसिकली tan इनवर्स 0 0 होता है, 7 tan इनवर्स 1, और यहाँ से tan इनवर्स 1 एक और प्लस का आ जाएगा, तो 8 tan इनवर्स 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स √3/2, ठीक है। tan इनवर्स 1 बेसिकली π/4 होता है, तो ये 2π हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3/2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -2 से 2 x³ प्लस 5 cos x प्लस 7x होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9 साइन स्क्वायर x dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन। अब जनरल जितनी भी अभी तक हमने 7 प्रॉपर्टी लिखाई है उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये देखो इवन और तो डायरेक्टली कुछ है ही नहीं, एक्स या -x रखोगे फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। -a to a अगर प्रॉपर्टी है तो मेरे को तुरंत प्रॉपर्टी 6 याद आ जानी चाहिए। तो 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे था। 6.2 कब था, जब इवन था। 6.3 कब यूज़ करे थे, जब ऑड था। एंड 6.1 तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो।
तो वही हमने यूज़ किया, 0 से लेके a तक। fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स था, fx मतलब इसको एज इट इज़ लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 5 cos x प्लस 7x अपॉन 8 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया एफ एक्स वाला पार्ट, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब इसी पूरे एक्सप्रेशन में एक्स के माइनस एक्स रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 cos x माइनस 7x अपॉन 8 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। dx, ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स वाला पार्ट। ठीक है, अब इन दोनों को जगह ऐड किया तो 8 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर में ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 10 टाइम्स 0 से लेके 2 तक cos x dx अपॉन 8 प्लस 9, तो 9 भी हम क्या करते हैं बाहर निकाल दिया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव ऊपर cos x लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10/9 एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसमें अगर साइन स्क्वायर करें, साइन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो साइन एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2√2/3 tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2√2/3, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, ये 3 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/3√2, हाँ tan इनवर्स 2 रखेंगे तो वो तो साइन 2 ही आएगा, तो 3/2√2 साइन 2, और 0 रखेंगे तो साइन बाय 0 0 0, तो यही आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5, -3 से 7 तक tan इनवर्स 2x अपॉन 9 प्लस x⁴ प्लस dx, ये हो गया tan इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो, एक तो हमारे दिमाग में थॉट क्या आएगा, ऑफ कोर्स, कि tan इनवर्स x को हम कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, तो इसको अगर लिख दूँ कॉट इनवर्स, इसको पलट दे तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा, और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स अगर आर्ग्यूमेंट सेम है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में थॉट आ सकता है। ठीक है, बट अब इसमें दिक्कत क्या है कि tan इनवर्स x हमेशा कॉट इनवर्स 1/x नहीं होता, वो तो जब x पॉजिटिव है तभी होता है। तो इसमें -3 से 7, अगर ये 3 से 7 होता फिर तो एक लाइन में सॉल्व हो गया होता, फिर तो इसको हम लिखते कॉट इनवर्स ऐसे पलट देते, क्योंकि अगर ये 3 से 7 होता तो 3 से 7 x की वैल्यू होती, x हमेशा पॉजिटिव होता, x पॉजिटिव होता तो ये आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होता, आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव होता तो हम सीधा सीधा पलट लेते, बट अभी वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, -3 से 3 अलग कर दिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 9 प्लस x⁴ प्लस tan इनवर्स
9 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 2x dx, ये अलग कर दिया, प्लस 3 से लेके 7 अलग कर दिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस tan इनवर्स 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 2x। अब देखो इससे क्या क्या चीज़ हो गया हमारा कि -3 से 3 तक जाने में तो क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, अगर एक्स की या माइनस एक्स रखें तो माइनस यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो दिस इज 0 प्लस, क्यों 0 हो गया, बिकॉज दिस इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो -3 से 3 0 हो गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, 3 से लेके 7 तक x अगर 3 से 7 तक जा रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पलट के tan इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है उसको पलट के cot इनवर्स लिख सकते हैं, तो प्लस दिस विल बी cot इनवर्स 2x अपॉन 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 dx, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 से लेके 7 तक π/2 dx, विच इज़ π/2 इंटू 7 माइनस 3 4 हो गया, तो 2π, यही आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर एंड इट वाज क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मान लिया -3 से लेके 7.8 तक 4 रेज टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इंटू dx, मान लीजिए क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x या तो -1 होगा या 0 होगा। -1 कब होगा, जब x इंटीजर होगा, 0 कब होगा, जब x इंटीजर नहीं होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया, तो ये उल्टा लिखते हैं। अगर x इंटीजर हो गया, जैसे मान लिया 10 हो गया, तो ये 10 का इंटीग्रल पार्ट एंड -10 का इंटीग्रल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो हमेशा कितना होगा, -1। तो इसको तुम ऐसे देखो, अगर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ग्राफ बनाया, तो हमेशा ग्राफ में एक ही लाइन आएगी -1। बस इंटीजर पे क्या होगा, जैसे 0 पे वैल्यू, इंटीजर पे वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ ओपन हो गया, फिर 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ओपन हो गया, 2 पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ये ओपन हो गया, 3, मतलब इस तरीके से ग्राफ आएगा।
अब तुम इसको ऐसे देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होके यहाँ पे आ जाए तब हम ये एरिया कैलकुलेट करें, मान लिया, या फिर इस पॉइंट को और कहीं ले जाएं तब एरिया कैलकुलेट करें। तो एक पॉइंट से एरिया पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक पॉइंट से एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम डेफिनीशन हमेशा इसका -1 मान सकते हैं, क्योंकि ये जो जीरो वाला डेफिनीशन आ रहा है ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा -1 ही बस एक पॉइंट पे इधर चला गया। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई बच्चा बोले कि -1 क्यों मान, हमेशा फिर जीरो ही मान लो। हमेशा जीरो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जीरो पे पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है। तो एक पॉइंट के नीचे एरिया नहीं आएगा, बट एक लाइन के नीचे तो एरिया आ ही रहेगा, ये एरिया तो आ ही रहेगा। तो अगर इन पॉइंट्स को, ये जो ऊपर पॉइंट्स है, अगर ये यहाँ पे फिल कर दें तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हमने ये समझ लिया तो -3 से 7.8 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस दिस टाइम्स dx को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, -3 से ये, ठीक है। और इसमें आगे जाके कहीं 7.8 आएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ तक। तो ये एरिया तो एक रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, एरिया नहीं है, एल्जेब्रिक एरिया है, तो इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये एरिया तो एक रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल को छोड़ो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इसको नहीं करें हम। -3 से 7.8 तक, अगर ये 4 नहीं होता, केवल इतना होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, मतलब ये एरिया हम काउंट नहीं करें क्योंकि ग्राफ ये इसका है, इट इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ 4 ये, ठीक है। तो अभी तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है, इसका वैल्यू हमेशा -1 ले सकते हैं dx, ठीक है। अगर तुम देखो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसके ग्राफ की बात करना चाहो तो चलो वो भी कर लेते हैं। उसमें क्या होगा कि हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जब भी -1 आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। बस इंटीजर पे वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 आएगा तो 4 कितना आ जाएगा 1। तो वो ऐसे होगा 0 x एक्सिस y एक्सिस, फिर तो ऐसे आएंगे ये, ऐसे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू 1 है। तो अगर हमने ये एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, और इन पॉइंट को यहाँ की बजाय यहाँ ले लिया तो एरिया तो बराबर ही आएगा। तो दिस इज़, अब ये जो एरिया है उसको हम ऐसे देख सकते हैं, हाइट और लेंथ। तो हाइट तो इसकी हो गई 1/4 और लेंथ हो गई 7.8 + 3, -3 करेंगे तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 0 से लेके 10 तक x-5 प्लस x-5 का स्क्वायर प्लस x-5 का होल क्यूब dx, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो ये बहुत सिंपल चीज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ओपन करने बैठ जाएंगे, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। तो x-5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x-5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा x-5 का क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा x-5 की पावर 4/4 फ्रॉम 0 से लेके 10 तक। तो 10 रखने पे तीनों जगह 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5² प्लस 5 क्यूब अपॉन 3 प्लस 5⁴/4 माइनस 0 रखने पे
माइनस 0 रखने पे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा -5³ अपॉन 3, ये हो जाएगा +5⁴ अपॉन 4। तो ये कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल और ये डबल हो जाएगा। तो डबल का मतलब 5³ 125 इंटू 2 250/3। दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 विच सेज 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 + x⁹ इंटू 1 + x²। फिर एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं साथ में, क्वेश्चन नंबर 9। 0 से लेके π/2 तक 1 + sin 3x अपॉन 1 + 2 sin x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले इन्हीं दो को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अगर 0 से लेके इन्फिनिटी तक dx अपॉन 1 + x⁹ इंटू 1 + x² लिखा है, तो पहले तो तुम सब कुछ सोच सकते हो। फिर मतलब हमने डायरेक्टली सोचा, फिर x⁹ तो काफ़ी बड़ा पावर आ जाएगा। फिर हम लास्ट में क्या सोचेंगे, 1 + x² जो है दैट शुड गिव यू द हिंट कि चलो x = tan थीटा रख के देखते हैं। तो dx जो है वो sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये कितना हो जाएगा, i बराबर 0 से लेके लिमिट्स जो हैं, अगर x 0 है तो थीटा 0 ले सकते हैं, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये π/2 को चला जाएगा। dx की जगह हो जाएगा sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 + x⁹ मतलब tan x⁹ इंटू 1 + x² कितना हो जाएगा वापस sec² थीटा। तो ये sec² थीटा, ये sec² थीटा ख़त्म। तो i बराबर कितना हो गया, 0 से लेके π/2 तक d थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ये भी थीटा है, raised/9। अब इसमें देखो 0 से 2a वाली जो प्रॉपर्टी है, 0 से π/4 एक प्रॉपर्टी है ना fx, 0 से लेके 2a तक, मतलब प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, 5। तो 5.1 लगा दिया हमने, मतलब फंक्शन को एज इट इज़ लिखा 1 + tan थीटा raised/9 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये तो हो गया fx, और यहाँ पे होता है 2a - x। 2a का मतलब क्या है, x की जगह π/2 - x रखा, यहाँ पे थीटा है तो x की जगह π/2 - थीटा रखा इंटू d थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 से π/4 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा raised/9, और ऊपर नीचे अगर यहाँ tan थीटा raised/9 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा d थीटा, ये दोनों जुड़ के 1 हो जाएगा। तो 0 से लेके π/4 तक 1 d थीटा, तो π/4 विल बी द आंसर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, दैट इज 0 से π/2 1 + sin 3x अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 2 sin x। ठीक है, तो दिस इज 0 से लेके π/2 तक। पहले तो हम क्या करते हैं, sin 3x का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, 3 sin x - 4 sin³ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 + 2 sin x इंटू dx। ठीक है, अब देखो ऊपर एक sin x का क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में एक sin x का लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो हमारे लिए
ऊपर वैसे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स का एक फैक्टर आ जाएगा 1 का, ठीक है। बट हमारे लिए क्या डिज़ायरेबल है, अगर न्यूमरेटर में यही फैक्टर बन जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये फैक्टर बनने के लिए साइन एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, -12। तो हमने ऊपर रख के देखा कि -12 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैंने -12 रखा तो पहला टर्म हो जाएगा -3/2, यहाँ -12 रखा तो ये हो जाएगा +12, क्योंकि 4/8 आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया +1, तो ये तो सेटिस्फाई कर। उसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर का एक फैक्टर ये आ जाएगा। तो 1 + 2 sin x मैंने लिख लिया अपॉन 1 + 2 sin x इंटू दूसरा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर में एक साइन स्क्वायर का टर्म होगा, एक साइन एक्स का टर्म होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसका कांस्टेंट एंड इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर इसका कांस्टेंट बनाएगा, तो वो 1 हो गया। साइन क्यूब के लिए 2 sin x एंड -2 sin स्क्वायर x, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -4 sin क्यूब बनाएगा, उससे ये एडजस्ट हो गया। अब एक sin x का टर्म और देखना है, वो भी हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो -2 sin स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके -2 sin स्क्वायर बनाएगा, तो प्लस अगर sin x है तो ये और ये मल्टीप्लाई होके +2 sin स्क्वायर x बनाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो dx। तो बस ये दोनों कैंसिल, ये आ गया हमारा 0 से लेके π/2 तक। दिस इज नथिंग बट sin x -1, मतलब उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 1 + sin x -2 sin स्क्वायर x dx ऐसे आ गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक sin x तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस cos 2x हो गया dx, मतलब इन दोनों को मिला के cos 2x आ गया। अब इंटीग्रेट कर लिया, sin x का इंटीग्रेशन cos x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 से π/2। तो π/2 रखा तो cos x 0 हो गया और sin π 0 हो गया, माइनस 0 रखा तो cos 0 -1 हो गया, sin 0 0 हो गया। तो नेट आंसर हमारा कितना आ गया, 1। यही आंसर हो गया। दिस विल बी द आंसर। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लिख लेते हैं 0 से लेके π/2 तक dx अपॉन 10x प्लस cot x प्लस cosec x प्लस sec x, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 3 से लेके 7 तक cos x स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर प्लस cos 10 - x का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर, चलो पहले यही दोनों कर लेते हैं। तो इसमें तो देखो बहुत ईजी है, ये मान लिया i के बराबर है, तो किसी भी क्वेश्चन में a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगाई, मतलब प्रॉपर्टी 4 लगाया, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया, 10। अब ये 10 देख के भी हमें क्लिक कर जाना चाहिए, तो x की जगह 10 - x लिख दिया। तो इसमें अंदर x की जगह अगर 10 - x लिखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 10 - x लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ x की जगह 10 - x लिखेंगे तो ये आ जाएगा। 10 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ये भी i है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2i विल बी 3 से लेके 7 तक, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आ जाएगी, cos x स्क्वायर cos 10 - x का होल स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर प्लस cos 10 - x का होल स्क्वायर dx, विच इज़ इक्वल्स टू 3 से लेके 7 तक 1 dx, विच इज़
7 माइनस 3 बराबर 4 और आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ये आंसर आ, ठीक है। अब इस पे आते हैं 10th क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जैसे tan कॉट सेक कोसेक ये सब लिखा है, तो हमने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो dx अपॉन साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन कॉस, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक साइन कॉस होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस dx, ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक। ऊपर जो साइन कॉस x लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस dx। दिस इज हाफ 0 से लेके π/2 तक। साइन 2x को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस 1 dx। सो इट इज़ इक्वल्स टू हाफ 0 से लेके π/2 तक। ऊपर एक फैक्टर आ जाएगा साइन प्लस कॉस -1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा साइन प्लस कॉस +1 होल डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस +1 dx। ये दोनों कैंसिल, तो अब तो सिंपली बचा हाफ ऑफ 0 से π/2 साइन प्लस कॉस -1 इंटू dx, ये हो गया। तो विच इज़ इक्वल्स टू हाफ, इसको इंटीग्रेट करने साइन का इंटीग्रेशन 1 आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन π/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4। दिस विल बी द आंसर। ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1/e से e स्क्वायर मॉड ln x अपॉन x dx। क्वेश्चन नंबर 13। जीरो से लेके 1 तक सिग्मा 1/x प्लस r बराबर 0 से 10 इंटू पाई r बराबर 0 से 10 x प्लस r dx। सॉल्यूशन 12 लिखते हैं पहले। 1/e से e स्क्वायर मॉड ln x अपॉन x dx, ये हो गया। अब इसमें देखो 1/e से अगर e स्क्वायर तक जाएंगे तो x तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसको मॉड के अंदर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x को तो तुम देखो ही मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ln x पॉजिटिव कब होगा? 1 के बाद। तो फिर हमने देखा कि इन दोनों के बीच में 1 आएगा क्या, तो आंसर इज हाँ। 1/e तो फ्रैक्शन हो गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और e स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर 1 आएगा तो हमने 1 पे ब्रेक कर दिया, 1/e से e स्क्वायर 1 पे ब्रेक कर दिया, प्लस 1 और 1 से लेके e स्क्वायर तक। 1/e से 1 के बीच में ln x नेगेटिव होगा, तो अगर हमने मॉड हटाया तो नेगेटिव साइन के साथ ऐसे खुलेगा, यहाँ इट विल बी पॉजिटिव। दोनों ही जगह इंटीग्रेशन जो होगा वो 1/x जो है वो तो f डैश का काम करेगा, ln x अगर f है तो ये हो जाएगा ln स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस ln स्क्वायर x अपॉन 2 1 से लेके e स्क्वायर तक। सही है, दिस इज इक्वल्स टू, पहले वाले में 1 रख दिया तो -0 हो गया, 1/e रखा तो ln 1/e -1 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा, हाफ ऐसे आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले में अगर हमने e स्क्वायर रखा तो ln e स्क्वायर 2 हो गया, उसका स्क्वायर 4 हो गया, और ln 1 0 हो गया।
तो ये कितना हो गया 2 प्लस हाफ, तो 5/2 आंसर हो गया। ठीक है, 5/2 आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, पहले तो ऐसे लिखा है 0 × 1, लिखा क्या हुआ है, पहले लिखा है सिग्मा x बराबर 0 से लेके सॉरी r बराबर 1 से लिख लेते हैं 1, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 0 से भी वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 0 ही रहने दिया। ये ऐसे लिखा है, पहले वाले टर्म में अगर मैंने x की जगह 0 रखा, सॉरी r की जगह 0 रखा तो आ जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2, ऐसे करते करते 1/x प्लस 10 तक इतने टर्म्स लिखे हुए हैं पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में यही टर्म लिखे हुए हैं, बस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो x प्लस 1, x प्लस 2 एंड सो ऑन अप टिल x प्लस 10 तक ये लिखा हुआ। तो अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जब पहले टर्म से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो x नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म आएंगे। मतलब बाकी कितने टर्म आएंगे, ये टोटल 11 टर्म है, तो अगर मैंने 1/x से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 टर्म आ जाएंगे। फिर 1/x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 टर्म आ जाएंगे। तो ऐसे 10 टर्म 10 टर्म 10 टर्म ऐसे करके लिखा होगा, इतने सारे टर्म। ठीक है, अब क्या है कि दिस इज नथिंग बट एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ यही वाला एक्सप्रेशन x प्लस 1, x प्लस 2 अप टिल x प्लस 10। क्योंकि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो प्रोडक्ट रूल से ऐसे आएगा ना, एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करो बाकी एज इट इज़, तो x को डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया, बाकी सारे टर्म आ गए। तो वो टर्म कैसे आ जाएगा, 1/x को इससे मल्टीप्लाई करके जो टर्म बनेगा वो वही टर्म बनेगा जब मैंने x को डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया, बाकी सारे टर्म। फिर x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट किया तो जिस भी टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे वही टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बचे हुए टर्म आ जाएंगे। तो इसके मतलब ऐसे टर्म, पहले ऐसे टर्म आएंगे, ये 10 टर्म प्लस फिर x प्लस 1 को छोड़ के जो बचे 10 टर्म वो, प्लस x प्लस 2 को छोड़ के जो बचे हुए 10 टर्म वो, ऐसे आते रहेंगे। वही यहाँ से आ रहा है, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ से। तो दैट मीन्स जो भी ये लिखा हुआ है सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 10 तक 1/x प्लस r पाई x प्लस r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 10 तक dx, दिस इज नथिंग बट d dx ऑफ x प्लस 1, x प्लस 2 अप टिल x प्लस 10 इंटू dx। तो हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट करना है, तो वो तो यही आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन से हमारा यही आंसर आ जाएगा। x प्लस 10, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। अब इसमें अगर मैंने 1 रखा तो यह आ जाएगा 1 2 3 अप टिल 11, माइनस 0 रखा तो 0 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 11 फैक्टोरियल। यही आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस वाज 13th क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 14। मान लिया n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन ये निकालना है 0 से लेके n प्लस 1 तक मिनिमम ऑफ मॉड x माइनस 1 कॉमा मॉड x माइनस 2 एंड मॉड x माइनस 3, ऐसे करके मॉड x माइनस n तक dx, ये निकालना है।
अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अगर है, तब तो हम क्या करते हैं, एन के टर्म्स में अगर आंसर लिखा होता तब तो हम क्या करते हैं कि कोई एन की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते और वहाँ से आंसर आ जाएगा। अभी तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो वो ऐसे बनेगा, ये हो गया मॉड x-1। मॉड x-2 जो होगा वो ऐसी सिमिट्री से ग्राफ बनेगा, ऐसे जाएगा, ये हो गया x-2 का ग्राफ, ठीक है। ये सिमिट्री से ऑफ कोर्स हाफ आ जाएगा। फिर मॉड x-3 जो होगा वो यही v3 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सारी लाइन पैरेलल होंगी, ये सारी लाइन पैरेलल होंगी, इन सब का स्लोप -1 है, इन सब का स्लोप 1 है, ये 3 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2.5। ऐसे करते करते आगे जाके कहीं n आएगा, ये हो गया, फिर आगे जाके कहीं n+1 आएगा। अब ये मान लिया n+1 हो गया। जो फंक्शन दे रखा है उसने क्या दे रखा है, मॉड x-1, मतलब यहाँ से चालू हो गया, और मॉड x-n मतलब इस फंक्शन तक हम जा रहे हैं, इस फंक्शन तक। इन सब का मिनिमम लेना है, मिनिमम मतलब सबसे नीचे वाला, तो मिनिमम तो फिर ये हो गया, नीचे नीचे वाला ग्राफ लेते रहो, पहले यहाँ तक आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और n से पहले भी ये जा रहा होगा n-1 वाला, तो इसमें भी ये ग्राफ आएगा, ठीक है। n के बाद n+1 वाला ग्राफ नहीं चाहिए, वो तो केवल इंटीग्रेशन है, ठीक है, n+1 तक, तो उसके आगे फिर यही फंक्शन है। देखो बाकी सारी लाइनें तो इससे ऊपर ही होंगी ऐसे करके, तो सबसे नीचे ये होगा। मिनिमम का मतलब क्या है कि लोअर मोस्ट एन वाला, तो हमारे लिए ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब देखो इसका एरिया बेसिकली 0 से लेके n+1 यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो हमें इसके नीचे कर्व का एरिया चाहिए। बहुत सिंपल है, जैसे इसका एरिया कितना आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा, ये जो हाइट होगा ये हाफ पे आएगा, सही है। ये हाइट कहाँ पे आएगा, हाफ पे। कैसे आएगा, देखो इसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ y = x-1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें, ये हाफ नहीं है सॉरी, 1+½ है, तो अगर इसमें मैंने 1+½ रखा तो y का वैल्यू हाफ आ जाएगा, तो इसलिए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो ये जो एरिया है दैट विल बी 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, दैट इज 1/4, ठीक है। फिर ये एरिया 1/4, ऐसे करते करते इतना एरिया तो सब 1/4 रहेगा, ठीक है। ये एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसकी हाइट भी 1, इसकी हाइट भी 1, ये एरिया हाफ हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे चल के ये लाइन तो n से लेके n+1 तक जाएगा, तो ये लेंथ 1 हो गया, इसका स्लोप 1 है तो ये हाइट भी 1 हो गया, तो ये वाला एरिया भी 1 होगा, सॉरी 1 नहीं मतलब हाफ होगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1 हाफ हो गया, और ये वाला एरिया भी हाफ हो गया। तो टोटल कितना हुआ, देखो 1 2 तक इस तरह का, ये छोटा ट्राइंगल हो गया, इसका एरिया इसके एरिया का हाफ आ रहा है, तो एक छोटा ट्राइंगल, दो छोटा ट्राइंगल, तो अगर ये 2 तक जा रहा है तो एक ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, 3 तक जा रहा है तो 2 ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, n तक जाएगा तो n-1 ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो जो हमारा आंसर है वो सिंपली कितना हो जाएगा, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया हाफ प्लस n-1 छोटे ट्राइंगल जिनका एरिया कितना है 1/4 प्लस लास्ट वाला ट्राइंगल जिसका एरिया फिर वापस कितना हो गया इसका हाफ, तो हाफ और हाफ कितना हो गया 1 प्लस n-1/4, सो दिस विल बी n+3/4। इतना आंसर आएगा हमारा। ठीक है,
सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 40. एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन 15 इज आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 पाई तक कॉस इनवर्स 1 माइनस dx. देखो ये तो बहुत लेम सा क्वेश्चन है. 0 से लेके 2 पाई कॉस इनवर्स, ये तो कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला हो गया. 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? कॉस में डबल द एंगल x इंटू डी एक्स. बस हम ये गलती नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा कॉस इनवर्स उड़ाएंगे नहीं ऐसे. ठीक है. कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा. ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा. तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये y बराबर x हो जाएगा एंड दिस विल बी y बराबर 2 पाई माइनस एक्स. तो या तो इसको 0 से पाई तक ब्रेक कर दो और उसकी जगह x लिख लिया, प्लस पाई से 2 पाई तक 2 पाई माइनस एक्स लिख लिया. या तो ऐसे कर दो, या तो अगर मेरे को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है तो सीधा सीधा ये एरिया चाहिए. अबव एक्स एक्सिस एरिया है तो सीधा सीधा आंसर ही लिख देते हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पाई तक ही जाएगा पाई. तो आंसर कितना हो गया? पाई स्क्वायर. बस सीधा सीधा भी हम ऐसे लिख सकते हैं.